और मैं बताऊँगा कैसे आपको किसी स्टॉक को एनालाइज़ करना चाहिए, पूरा फ्रेमवर्क बताऊँगा। कुछ यहाँ पर 5 गेट भी बताऊँगा जो आपको देखने चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। और वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी, पर मैं आपको ये एश्योर करता हूँ अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं ना, तो खुद ही यहाँ पर कन्विक्शन अपनी बना पाएँगे किसी भी स्टॉक से रिलेटेड और आप अच्छा रिटर्न बना पाएँगे मार्केट में। और ये वीडियो कुछ ऐसी नहीं है कि 5-10 मिनट में आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये स्टॉक अच्छा है, ये गलत है। मैं पूरा इन डेप्थ जाऊँगा और वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी, तो जिसको जेनुइनली इंटरेस्ट है, वो ही इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखें। Good evening, everyone. I am Krish Pamar, an MBA professional with ACC and CFA credentials. On this channel, we simplify finance, investing, and businesses to help you take better decisions in your financial journey. Make sure you like and subscribe. फर्स्टली अब ओल्ड माइंडसेट की बात कर लेते हैं। ओल्ड माइंडसेट मतलब रिटेल इन्वेस्टर का क्या माइंडसेट होता है और जो लोग यहाँ ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, उनका माइंडसेट क्या होता है। उनका माइंडसेट होता है कि भाई पहले हम ले लेंगे कोई भी स्टॉक, फिर उसका फ्यूचर खुद ही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा उसका डेटा देख लेंगे, भाई पी रेशो देख लिया मैंने तो ईपीएस देख लिया, आरओसी देख लिया, बढ़िया लग रही है कंपनी, उसको ले लेंगे, उसको होल्ड करते रहेंगे और प्रे करेंगे भगवान से कि भाई ये स्टॉक ऊपर चला जाए प्लीज़। पर आज जो हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, जो कि एनालिस्ट और बड़े बड़े प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट यहाँ पर फिल्टर बनाते हैं और गलत स्टॉक को यहाँ पर खुद ही एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद 5 गेट्स बनाते हैं, क्लियर डिसीजंस बनाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ में उन्हें खुद इन्वेस्ट करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ वो क्या करते हैं, साइज़ की। भाई जब उन्हें कन्विक्शन, उन्हें पता है कि भाई ये इंडस्ट्री, ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है फ्यूचर में, तो उसमें साइज़ेबल अमाउंट डालते हैं ताकि कुछ डिफरेंस क्रिएट हो पाए। तो मतलब आपने यहाँ पर ₹100 लगाए किसी स्टॉक में और वो 500 का हो गया। क्या आपकी लाइफ में कोई डिफरेंस आया? नहीं। पर वहीं समझ लो आपने यहाँ पर ₹1,00,000 लगाए होते और वो ₹5,00,000 हो जाते। थोड़ा-सा डिफरेंस आता आपकी यहाँ पर लाइफ में। यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ 5 गेटवेज़ की। अगर इन पाँचों गेट को कोई कंपनी पार करके नहीं जा पाती, तो आपको उस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट गेटवे है बिज़नेस का, सेकंड है फाइनेंशियल्स, थर्ड है ग्रोथ, फोर्थ है रिस्क और फिफ्थ है वैल्यूएशन। यहाँ पर बिज़नेस में आपको देखना है कि भाई कंपनी का जो बिज़नेस है वो सस्टेनेबल है कि नहीं, 10-15 साल तक चल सकता है कि नहीं। क्या पता कंपनी यहाँ पर पेट्रोलियम में हो, कैस्ट्रोल की तरीके से हो, और वो तो यहाँ पर उसका बिज़नेस तो डिक्लाइनिंग में है। फाइनेंशियल्स देखने हैं आपको कंपनी के, कि क्या कंपनी का पैट यहाँ पर ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ पर कैश कितना है कंपनी के पास, क्या नंबर सही है कंपनी के, क्या कंपनी प्रॉफिट तो यहाँ पर कमा रही है बहुत ज़्यादा, पर कैश कमा रहा है कंपनी पे, क्या कंपनी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बहुत हो रही हैं। ग्रोथ का क्या है कि भाई कंपनी की मिनिमम ग्रोथ है जो, वो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा नहीं हुई तो इसका मतलब कंपनी कुछ भी नहीं कमा रही मेरी नज़रों में। और क्या है, रिस्क। भाई रिस्क देखना है हमें, कंपनी के पास क्या क्या रिस्क है। समझ लो कंपनी सिर्फ एक कस्टमर को माल दे रही है, अगर वो कस्टमर कल को बैंकरप्ट हो गया तो कंपनी कितनी अच्छी हो, खुद भी बैंकरप्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई उसका माल खरीदने के लिए कोई है ही नहीं मार्केट में। सारे रिस्क एनालाइज करने हैं और फिर ही जाकर इन्वेस्ट करना है। फिफ्थ है वैल्यूएशन। फिर भाई कंपनी की वैल्यूएशन देखनी है। समझ लो आपको कोई कंपनी बहुत अच्छी लगती है और उसका यहाँ पर पी मल्टीपल 100 है। 100 का पी मल्टीपल हो गया, इसका मतलब कि कंपनी को यहाँ पर 30, 40, 50% सीएजीआर से ग्रो करना है। अगर कंपनी उससे कम का ग्रो करेगी, समझ लो 10-20% भी ग्रो करती है, 20% जो कि हालांकि अच्छा नंबर है, पर एक्सपेक्टेशन इतनी आई है उस कंपनी से, तो उस कंपनी का जो प्राइस है वो गिरेगा ही गिरेगा। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। एक अच्छा स्टॉक लेना है, वैल्यू स्टॉक लेना है, ना कि एक बहुत ही अच्छा स्टॉक जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन पे मिल रहा हो। हम आ जाते हैं बिजनेस मॉडल की स्लाइड पे। हमें ये देखना है कि भाई रेवेन्यू जो है वो रियकरिंग रेवेन्यू या फिर वन टाइम रेवेन्यू, रियकरिंग और नॉन रियकरिंग। रियकरिंग यहाँ पर क्या हो गया, समझ लो कंपनी यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट में काम करती है और फीस लेती है यहाँ पर, चाहे प्रॉफिट बने या ना बने, तो वो हो गया हमारा रियकरिंग। भाई कुछ यहाँ पर चाहे पोर्टफोलियो नीचे जाए या ऊपर, पर ऐसा मैनेज करने के लिए कंपनी के पास 2% यहाँ पर पोर्टफोलियो का आएगा ही आएगा। और नॉन रियकरिंग क्या होती है कि भाई जब प्रॉफिट बनेगा तभी पैसा लूंगी, ये कोई सर्टेन नहीं है, यहाँ पर कोई कैश फ्लो का पैटर्न नहीं है, कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। दूसरा आ जाता है कस्टमर के बारे में। फर्स्टली आपको देखना है कि ये जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वो नीड है कि वांट है। नीड क्या होता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। वांट क्या है कि भाई मैं इसे कट डाउन कर सकता हूँ अगर मेरी इनकम कम होती है, मेरी जॉब चली जाती है। तो जितनी ज़्यादा कंपनी नीड को यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी, उतना ज़्यादा यहाँ पर कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएगी और कैश फ्लो प्रिडिक्टेबल हो पाएगा। एक अच्छी कंपनी की खासियत क्या होती है कि वो नीड पर काम करती है, ना कि वांट पर। वांट पर काम कर सकती है कंपनी और वो लग्जीरियस उसमें आ जाते हैं, और कभी भी जब डाउन टर्न आएगा ना, सबसे पहले ये स्टॉक गिरते हैं।
और नीड क्या है, यही नहीं, HUL, FMCG यही नीड कंपनी है। ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो ये भी आजकल जेन ज़ी की नीड्स बन चुकी हैं कि उन्हें पसंद नहीं बाहर जाके कुछ भी लेना, सब ऑन द स्पॉट होना चाहिए। ये भी क्या है, नीड की कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं धीरे-धीरे, ना कि वांट की कैटेगरी में। ऑपरेशन लेवरेज, ऑपरेशन लेवरेज से लोग क्या समझते हैं कि भाई एसिड लाइट बिजनेस होना चाहिए, वही स्केलेबल है और सारे बिजनेस खराब है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन लेवरेज होती है कि अगर आपका रेवेन्यू 5x हो जाता है तो आपकी कॉस्ट 5x नहीं होती, आपकी कॉस्ट सिर्फ 1.5x होती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट है वो यहाँ पर एक्सपेंड नहीं होती ज़्यादा, वो फिक्स्ड है, चाहे आप 100 यूनिट बनाओ या 1000 यूनिट बनाओ। तो इसलिए कॉस्ट हमारी लिमिटेड ही स्केल से बढ़ेगी, रेवेन्यू एक्सप्लोड हो सकता है। इसी वजह से हमारा प्रॉफिट ग्रोथ होगा, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। उसी की वजह से ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो आपके यहाँ पर स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। और लास्ट होती है प्राइसिंग पावर। भाई कल को अगर कंपनी मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देती है तो क्या कस्टमर लेंगे? तो प्राइस पावर ऐसा स्टॉक सोच सकता हूँ, कल का आप देख सकते हैं। और इंडिया में बात करें तो पीडीलाइट का कोई कंपटीशन है ही नहीं इंडियन मार्केट में। ग्रोथ का सोर्स क्या है? स्टोरी है या सब्सटेंस? इसका मतलब क्या है? भाई आप ये समझ लो, आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो मार्केटिंग में, उसकी वजह से आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ आ रही है रेवेन्यू में। ताकि आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, बहुत कस्टमर को बहुत पसंद आ रहा है, इसकी वजह से। और इससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाओगे और जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतने ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा और आपका लॉसेस भी उतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये एक वैल्यू डिस्ट्रक्शन कंपनी हो जाती है, ना कि वैल्यू क्रिएशन कंपनी। आपको ये देखना है कि सेक्टर तो कैरी नहीं कर रहा कंपनी को, कि कंपनी एक ग्रोइंग सेक्टर में काम कर रही है, उसकी वजह से ही कंपनी यहाँ पर ग्रो कर रही है। जिस दिन सेक्टर की ग्रोथ यहाँ पर थोड़ी सी कम होगी, उस दिन कंपनी की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। और इसकी जगह आपको क्या देखना है कि भाई कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी होनी चाहिए, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, सेक्टर से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहिए। और कल को सेक्टर की ग्रोथ भी कम हो जाती है पर कंपनी इतनी स्ट्रांग है, इतनी अच्छी तरह पोजीशनड है कि वो और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, CAC और LTV। मैंने जेप्टो की जब वीडियो बनाई थी तो इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। CAC होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और LTV क्या होता है, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर। अगर समझ लो CAC आपकी ज़्यादा है तो एक कस्टमर को लाने के लिए मुझे यहाँ पर लग रहे हैं समझ लो 100 रुपये, पर पूरे 100 रुपये मैं ले आया कस्टमर को अपने पास और कस्टमर यहाँ पर पूरा कितना खरीद रहा है, उससे प्रॉफिट क्या हो रहा है मुझे, सिर्फ 90 रुपये। अब समझ लो 100 रुपये मुझे लाने में लग रहे हैं कस्टमर को, 90 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है उस कस्टमर से सिंपली। मैं तो यहाँ पर -10 NPV पर हूँ, मेरे तो यहाँ पर वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो रही है। LTV किसी भी कंपनी का ज़्यादा होना चाहिए CAC से, अगर नहीं है तो उस कंपनी से अभी निकल जाना चाहिए मेरे साथ। यू आर नॉट बाइंग अ कंपनी, यू आर बाइंग द एक्सपेक्टेशन। आपने सुना होगा कि भाई आप एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ओनर का माइंडसेट रखो। नहीं भाई, आपको ओनर का माइंडसेट नहीं रखना है। आप सिंपली देखें कि मार्केट एक्सपेक्ट क्या कर रही है कंपनी से और कंपनी किस वैल्यू पे अभी मिल रही है। अगर समझ लो पी रेशो कंपनी का 10 से 15 है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट क्या सोच रही है कि भाई कंपनी में स्लो ग्रोथ है या फिर नो ग्रोथ है। और अगर कुछ भी सपरा जाता है, थोड़ा सा भी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है कंपनी की अर्निंग, तो शेयर प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। इसका एग्जांपल क्या है, कोल इंडिया, NMDC, जिनका जो अभी मेरा मार्केट चल नहीं रहा है। जैसे आपने देखा हो, कोल तो लगभग खत्म होता जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। 20 से 25x के बीच में तो क्या है, 12 से 18% का EPS ग्रोथ मिलेगा। अगर अर्निंग यहाँ पर मीट हो जाती हैं तो कंपनी में ना ज़्यादा चेंज आएगा, ना ज़्यादा कुछ होगा। पर अगर उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है तो कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, उससे कम हो जाता है, मार्केट एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाता है, तो शेयर प्राइस यहाँ पर लो जाएगा। और ये कौन सी कंपनी हो गई, इन्फोसिस हो गई, HUL हो गई। 30 to 35x का मतलब क्या है भाई, हाई ग्रोथ होगी, मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। अगर एक्सपेक्टेशन को बीट करेगी तो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा भी नीचे हुआ तो स्टॉक क्या है, एज एन एग्जाम्पल अगर 2% से भी मिस करते हैं तो स्टॉक 20% तक भी यहाँ पर फेल कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जोमेटो, नाइका। ये क्या है, अभी इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है नहीं, अगर कुछ भी यहाँ पर ऊपर नीचे होता है और ये बहुत जल्दी तेज़ी से यहाँ पर स्टॉक क्रैश कर सकता है क्योंकि इनका पी बहुत ज़्यादा है, 100 200 इसके अराउंड इनका पी चल रहा है। अगर पी 60 से प्लस है तो इसका मतलब क्या है कि भाई टोटल एड्रेसेबल मार्केट भी बढ़ रही है, ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहे हैं और फ्यूचर में सस्टेन्ड हो गई कंपनी। ये सारी चीज़ों के साथ तो क्या होगा, कंपनी का शेयर प्राइस और ज़्यादा तेज़ी से जाएगा। कुछ भी स्लो डाउन आता है तो लगभग 50% से भी डाउन चली जाती हैं चीज़ें। बजाज फाइनेंस का केस देखा होगा 2020 से लेकर 2021 के बीच में। तो आप मार्केट को आउट परफॉर्म कैसे करेंगे? अगर सबको सेम चीज़ लग रही है तो आपके रिटर्न्स भी एवरेज होंगे। और अगर आपको कोई और चीज़ लग रही है और मार्केट उस चीज़ को भी प्राइस नहीं कर रही है तो वहाँ पर जो आपके रिटर्न है वो एम्पलीफाई हो जाएंगे। इसको हम 3 एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जो कि है टाइटन, ITC और SBI। इसमें क्या है,
मार्केट बिलीव करती थी कि भाई टाइटन क्या है, एक्सपेंसिव है 50 के पीई पे, तो ज्वेलरी एक बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी शॉप्स हैं हर एरिया में, और उसी वजह से टाइटन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पर अलग व्यू क्या था कि भाई ज्वेलरी में यहाँ पर टाइटन क्या है, अपना खुद का मोट बनाएगी, तो लग्जरी प्रोडक्ट बनाएगी, सारी चीज़ें देगी जो कि यहाँ स्मॉल शॉप्स नहीं दे सकती। उन्होंने क्या करा, तनिष्क बनाया, उसको प्रीमियमली प्राइस करा और प्राइसिंग पावर ला दी लो ट्रस्ट मार्केट में, क्योंकि लोग क्या है ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्योरिटी में यहाँ पर दिक्कत आ जाती थी। आप जाते थे कि भाई 24 कैरेट का आपने प्राइस का यहाँ पर समझ लो कि गोल्ड ले लिया, तो क्या है वहाँ पर छोटे से यहाँ पर मिलावट कर देते थे और ना कोई सर्टिफिकेट देते थे। उसी चीज़ को यहाँ पर तनिष्क ने टारगेट करा और 100% प्योरिटी का वादा करा, और पूरा यहाँ पर बिलिंग प्रोसेस क्या है, ऑथेंटिकेट कर दिया कि भाई जितना का आप पैसा दोगे, जो सी चीज़ आपको चाहिए वो मिलेगी, और वो भी ट्रस्टिफाइड, और कस्टमर का ट्रस्ट जीत लिया। उसका आउटकम क्या निकला कि भाई 7 साल में कंपनी ने 10x ग्रोथ दिखाई है। आईआईटीसी की बात कर लें, मार्केट को क्या लगा कि भाई आईआईटीसी क्या है, टबैको बिजनेस में है और स्टॉक क्या है नीचे ही जाने वाला है। डिफरेंट व्यू क्या था कि भाई एफएमसीजी का मार्केट ग्रो कर रही है कंपनी, और अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो टबैको से जो कैश आ रहा है उसको री इन्वेस्ट कर रही है एफएमसीजी में, और ये जो बिजनेस है काफ़ी बड़ा बन सकता है आने वाले साल में, कंपनी को बहुत अच्छी ग्रोथ भी दे सकता है। एसबीआई 2018 में और 20 में एनपीए क्राइसिस हुए थे, तो सबको लगा कि भाई पीएसयू बैंक्स हैं, स्ट्रक्चरली ब्रोकन है, कुछ भी यहाँ पर कस्टमर के बारे में सोचते नहीं है, बहुत ही गंदी सर्विस है इनकी, यहाँ पर नेट बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जाने की कोशिश नहीं कर रहे, कुछ भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पर है नहीं, रिटेल को यहाँ पर लोन देते नहीं, सारी ऑर्डर बुक बिजनेस की तरफ है, रिस्क ज़्यादा है। एसबीआई ने क्या करना स्टार्ट करा, यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट क्लीन करनी स्टार्ट करी, यहाँ पर कंप्लाइंस लाने लग गए, क्रेडिट कॉस्ट को ध्यान रखा, नॉर्मलाइज कर दी, बुक वैल्यू यहाँ पर उसकी डीपली डिस्काउंटेड थी। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी कम थी, लोग काम करते नहीं थे, तो उसी चीज़ पर काम करा एसबीआई ने और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी। अगर आपका व्यू ये होता तो क्या होता, 2020 से एसबीआई का स्टॉक क्या है 4x हो चुका है, एनपीए क्या है लोएस्ट चल रहे हैं एसबीआई के, और एसबीआई क्या है, आप प्राइवेट बैंक से compete कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे एचडीएफसी और आईसीआईसी से। मैनेजमेंट कैसे अपना कैश यहाँ पर खर्च करती है, उससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। कंपाउंडिंग मशीन क्या होती है कि मैनेजमेंट क्या कर रही है, हाई री इन्वेस्टमेंट रेट है, आपको क्या जाना है, कैश फ्लो में जाना है, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखना है, वो माइनस में होना चाहिए। अगर माइनस में नहीं है तो भाई कंपनी के पास जो भी कैश आ रहा है उसको लगानी री इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मैं तो जब भी कोई स्टॉक लेता है, फिर कोई भी बढ़िया इन्वेस्टर स्टॉक लेते हैं, वो क्या देखते हैं कि भाई कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग नेगेटिव होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप आज इन्वेस्ट नहीं करोगे फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा क्या है, डिविडेंड काउ, भाई कंपनी के पास क्या है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, कंपनी है इन्वेस्टमेंट करके भी कुछ नहीं कर सकती। समझ लो जैसे कोल इंडिया, वो क्या कर रहे हैं, अपना जो पैसा है उसको वापस दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को ही, तो ये सही चीज़ है। पर इसमें रेड फ्लैग क्या जाता है, कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, भाई हाई प्रॉफिट है, डिविडेंड लो है, री इन्वेस्टमेंट भी लो है, भाई पैसा जहाँ का रहे हैं, पैसा डाइवर्ट हो रहा है क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में, फिर मैनेजमेंट क्या सैलरी ज़्यादा ले रही है। वैल्यू डिस्ट्रॉयर क्या होता है, आप हाई केपेक्स कर रहे हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका यहाँ पर अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट से भी कम है। डिक्लाइनिंग प्रोग्रेस, ट्रेडिशनल मीडिया कंपनी, कोई कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करी, कोई यहाँ पर इंटरनेट पे जाने की कोशिश नहीं करी, वो क्या है एब्सोल्यूट हो गई बिल्कुल ही। जो मैंने आपको 5 गेटवेज बताए थे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के इसका ले रहे पेटीएम का 2022 फाइनेंशियल ईयर में, तो बिजनेस पे हम कंपनी को क्या कहते हैं कि भाई कंपनी क्या है, लो मोट है कंपनी का, कि भाई आज मैं पेटीएम यूज़ कर रहा हूँ पेमेंट के लिए, कल को मैं फ़ोन पे यूज़ कर लूँगा, गूगल पे यूज़ कर सकता हूँ, कुछ मोट नहीं है। रेगुलेटरी सेंसिटिव है, भाई कल को आरबीआई कुछ भी यहाँ पर रेगुलेशन लाती है यूपीआई के रिगार्डिंग, या फिर कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, पेटीएम को यहाँ पर अफेक्ट होगा। लैंडिंग बिजनेस करते हैं ये एनबीएफसी के साथ, तो जो एडेड रिस्क है, क्योंकि कल को कुछ भी दिक्कत होती है तो इनका जो नाम है वो खराब होता है, इसलिए 1 पॉइंट दे दिया आपने 2 में से। अब बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस ऐसे कंपनी का इतने अच्छे नहीं थे, कैश बर्न रेट बहुत ज़्यादा था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कंपनी का कम था, और फ्री कैश फ्लो तो कंपनी का नेगेटिव ही था, इसलिए हमने इसको 0 पॉइंट दिए हैं। ग्रोथ कंपनी की सही चल रही थी, पेमेंट्स वॉल्यूम ग्रो कर रही थी, पर मैंने आपको बताया था अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है इसलिए कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के पास कुछ मोट नहीं था, कंपनी है वो इंडस्ट्री से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रही थी, रेवेन्यू और मार्जिन ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, यूनिट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ चुका था, तो रेवेन्यू में हमने इसको सिर्फ 1 पॉइंट दिया है। रिस्क क्या है, रेगुलेटरी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर क्रेडिट साइकिल चलती है, अगर कुछ भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कुछ भी गलत पेमेंट ट्रांसफ़र होती है, कुछ भी स्कैम हो जाता है, तो पेटीएम का नाम खराब होगा, रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो हमने इसको 0 पॉइंट दिया। वैल्यूएशन क्या है, आईपीओ का है 35x रेवेन्यू पे यहाँ पर लिस्ट हुआ था,
जबकि इकोनॉमिक्स नेगेटिव थी, फ्री कैश फ्लो था ही नहीं कंपनी के पास, तो इसको आप कैसे पॉइंट दे सकते हो? इसलिए हमने इसको 0 दिया है। स्कोर क्या आ गया? 2 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10 मतलब रिजेक्ट। और किसी भी कंपनी को यहाँ पर आपको पास कैसे करना है? पास आपको करना है अगर किसी भी कंपनी का जो स्कोर है वो 7 से ऊपर आता है। वहीं आप आईआरएफसी को देखें, ये क्या है? बिज़नेस है एनबीएफसी का, जो कि सिर्फ़ इंडियन रेलवेज़ को ही लैंड करता है। इनका कैश इंजन क्रिस्टल क्लियर है और ये सोवरेन रिस्क प्रोफ़ाइल है, मतलब कि जो इंडियन रेलवेज़ है वो कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। तो उसको अगर आप लोन दे रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग है उसके पास। बिज़नेस 2 ऑन 2 है इसलिए कंपनी का। फाइनेंशियल्स भी 2 ऑन 2 है, क्यों? क्योंकि 0 एनपीएज़ हैं, मैंने आपको बताया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल है 1.3 का। फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास, मतलब कैश कमा रही है। डेट है, पर डेट तो होता ही है एनबीएफसी में, क्योंकि डेट लेके ही वो आगे देते हैं। ग्रोथ कंपनी की इतनी थी नहीं, क्योंकि कंपनी का ज़्यादा एक ही कस्टमर से आ रहा था। पॉलिसी बैक्ड थी कंपनी, अगर कुछ भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज होता है, समझ लो कल को गवर्नमेंट कहती है कि प्राइवेट लैंडर्स पे आ सकते हैं, तो इसलिए ग्रोथ को हमने 1 दिया है। रिस्क है, रिस्क तो कंपनी में है ही नहीं। क्या समझ लो, आप लैंडिंग बिजनेस कर रहे हो, आप किसको दे रहे हो भाई? आप दे रहे हो यहाँ पर इंडियन रेलवेज को। इंडियन रेलवेज क्या प्रॉफिटेबल कंपनी है? अगर प्रॉफिटेबल नहीं भी होती तो गवर्नमेंट की बैकिंग है, गवर्नमेंट आपको पैसा देती ही देती, तो रिस्क लगभग 0 है। वैल्यूशन क्या? वैल्यूशन कंपनी की उस समय हाई थी, इसलिए हमने 1 दिया है। तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो गया। 8 आउट ऑफ 10 स्कोर मिल रहा है इसको, तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो उस अमाउंट पे। और अगर आज आप देखेंगे अपने उस समय इस पे इन्वेस्ट करा होता, तो आज आपने अच्छा खासा पैसा भी बना लिया होता। रेड फ्लैग्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप उसको देखते हैं किसी भी स्टॉक में, तो आपको तुरंत ही उस स्टॉक से एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक यहाँ पर गिर सकता है या गिरने वाला होता है। फर्स्ट क्या है कि भाई प्रमोटर का यहाँ पर 60% ज़्यादा स्टॉक जो है प्लेज्ड है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन कॉल्स आ जाएंगी और फिर यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट कर देगी जहाँ पर भी वो यहाँ पर स्टॉक प्लेज्ड है। एफसीएफ नेगेटिव है भाई, कैश फ्लो नेगेटिव है, तो कंपनी कब तक चलेगी? मतलब कंपनी कैश कमा ही नहीं रही, लॉस पे लॉस करी जा रही है, कैश आ नहीं रहा कंपनी में, कब तक कोई कंपनी को लोन दे देगा? ऑडिटर रेजिग्नेशन और क्वालिफाइड ओपिनियन, इसका मतलब क्या है? ऑडिटर अगर रेजिग्नेशन दे रहा है तो कुछ दिक्कत है कंपनी में, क्योंकि ऑडिटर की क्या है, फीस आती रहती है, रेगुलर इनकम है। तो कुछ दिक्कत होती है, ऑडिटर कहता है कि मैं साइन नहीं करूंगा, आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, कुछ अनऑथराइज ट्रांजेक्शन है, इसको मैं प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, प्रॉफिट दिखा रहे हो, प्रूफ्स नहीं है, तो ये भी चीज़ बहुत बड़ी होगी। रेवेन्यू ग्रोइंग कर रही है, पर क्या है, क्यों ग्रो कर रही है? थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन से। भाई आप अपनी कंपनी को ही दे दे के माल ग्रो कर रहे हो, तो इससे क्या है, मैनिपुलेशन कहते हैं इसे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लास्ट क्या है, मैनेजमेंट का जो यहाँ पर कंपनसेशन है वो ज़्यादा परसेंटेज से ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू कंपनी के प्रॉफिट से। इफ यू वांट सच इंसाइटफुल वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एट लास्ट, वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, वी आर जस्ट here to provide you a different perspective and do your own due diligence before investing in any stock.